हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिबूती कंट्री को लेकर के। तो जिबूती कंट्री को अगर हम मैप पे व्यू करें, जिबूती कंट्री ईस्टर्न अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका पार्ट के रूप में लोकेटेड है। जिबूती कंट्री जो है वो रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन के साथ में भी अपनी बॉर्डर शेयर करती है। तो हमने बात की हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कि जिबूती कंट्री जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। तो देखो, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका ये जो ईस्टर्न पार्ट है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी शेप जो है हॉर्न की तरह दिखाई देती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसको सोमाली पेनिनसुला के नाम से भी जानते हैं, इसमें अगर हम माइनर लेवल पर व्यू करें तो 4 कंट्रीज जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। इन 4 कंट्रीज के नेम है इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया एंड सोमालिया। यहाँ पर हमने बात की कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन से भी बॉर्डर शेयर करता है जिबूती कंट्री। तो गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी जो है वो आपस में बाब अल मंडब स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पर जिबूती कंट्री जो है वहाँ पर चाइना ने अपने मिलिट्री बेस के एक सपोर्ट बेस के रूप में भी यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी आर्मी का। इसकी वजह से भी ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो ये जिबूती कंट्री से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में यूएस और उसके जो एलिज कंट्री हैं उन्होंने चाइना में जो उइगुर कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उसके खिलाफ में जिनजियांग वाले रीजन में जो एट्रोसिटी देखने को मिलती है उसको लेकर के यहाँ पर एक डिबेट कंडक्ट की जाने वाली थी यूएस और उसके एलिज के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उन्होंने इस डिबेट्स के ऊपर फोकस नहीं किया और इसको रिजेक्ट किया। तो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो उइगुर कम्युनिटी है वो कहाँ पर लोकेटेड है। देखो, इसके ओरिजिनलिटी की अगर हम बात करें तो टर्किक जो इन्फ्लुएंस है वो इस उइगुर कम्युनिटी पर देखने को मिलता है। लेकिन चाइना में 55 ऐसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिनमें से एक है उइगुर कम्युनिटी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो चाइना का जो जिनजियांग वाला रीजन है, मतलब चाइना का वो पार्ट जो कनेक्ट होता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, उसको जिनजियांग वाला रीजन के नाम से बोला जाता है। और वहाँ पर ये उइगुर कम्युनिटी रहती है और उनके खिलाफ में काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटी देखने को मिलती है। ओके, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लेकर के। तो इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स ये है कि 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को, और इसने एक तरीके से रिप्लेस किया था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को। ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। 47 इसके मेंबर्स हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इलेक्शन के थ्रू ही इन मेंबर्स को, मतलब पूरे ग्लोबली लेवल पर अदर एरिया को इसमें रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की जाती है। पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो है ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो भी इशू है उन सभी को टैकल करने की कोशिश करता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो सेक्रेटरीट है, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए। देखो, आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में नोबेल प्राइज जो है 2022 के लिए दिए जा रहे हैं। तो लिटरेचर के लिए जो नोबेल प्राइज है वो फ्रांस की राइटर हैं एनी एर्नोक्स, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर में। ये जो एनी एर्नोक्स जो है, इन्होंने अपनी जो पर्सनल लाइफ है
या फिर जो भी उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उसी के बेसिस पर उन्होंने यहाँ पर अपने जो नॉवल हैं वो राइट डाउन किए हैं और उन्हीं पर्सनल एक्सपीरियंस को उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में अपने नॉवल में ड्राइंग करने की कोशिश की है। तो एक तरीके से ये बोला जाता है कि उन्होंने 20 से ज़्यादा बुक लिखी है और जो भी उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ पर राइट डाउन किया गया, एक तरीके से फ्रांस का जो ऑटो फिक्शन जेनरे जो है उसकी पायोनियर उनको बोला जाता है। ओके, और उन्होंने अपनी जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उनको नरेटिव फॉर्म में यहाँ पर राइट डाउन किया है। ओके, इससे एक बात ये पता चलती है कि जैसे उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर लगा, तो मॉडर्न टाइम में फ्रांस में किस तरीके की सोशल लाइफ जो है या किस तरीके की वहाँ पर वैल्यूज जो है वो देखने को मिलती है, इन सभी का ओवरव्यू जो है वो एनी अर्नेक्स के जो भी नॉवल है उनमें जाकर के आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में फ्रांस जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो आप सभी को पता है कि नोबेल प्राइज जो है वो 6 स्ट्रीम में दिया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में 2022 के लिए किन किन को ये नोबेल प्राइज दिए गए हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली नेम बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि किसको कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है। आप ये बताओगे कमेंट बॉक्स में कि नोबेल प्राइज जो है वो कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से एरिया में दिया जाता है। उन सारे एरिया की नेम जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने क्लियर की है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% रहेगी। यहाँ पर 22-23 के लिए इंडिया ने की जो ग्रोथ रेट है उसको लेकर के वर्ल्ड बैंक ने पहले हाई एस्टिमेशन किया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रही है उसके बेसिस पर इंडिया का एस्टिमेशन 6.5% का रखा गया है। मतलब पहले जो प्रीवियस जो एस्टिमेशन था उससे 1% पॉइंट जो है वो लोअर रखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो जो ग्रोथ रेट है वो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिसाइड करती है, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर रिलाई करती है। तो यहाँ पर श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान में जो डिवास्टेटिंग फ्लड्स हैं, और यहाँ पर यूक्रेन में ये वॉर जैसी सिचुएशन और पैंडेमिक के बाद में जो रिकवरी, इसके अलावा रिकवरी जो है वो रीजन बेसिस पर भी अनइवन देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों का भी इफेक्ट जो है वो हर कंट्री के जो भी जीडीपी ग्रोथ है, जो भी कंट्री के इश्यूज हैं, उन सभी के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जो भी इशू होते हैं इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट है वो इससे इफेक्ट होती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर कृष्णा रिवर जो है उनके बैंक पर एक इम्पोर्टेंट गोडेस का जिसका नाम है कनक दुर्गा। तो यहाँ पर जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वो क्या करते हैं कि रेड कलर का जो रोब्स है वो पहनते हैं, बड़े बड़े कपड़े रेड कलर के पहनते हैं। फिर यहाँ पर कृष्णा रिवर जो है उसमें एक होली डिप लेते हैं। उसके बाद में जो भी उनकी ये जो रेड कलर के जो क्लॉथ होते हैं, जो रोब होते हैं, उनको यहाँ पर उनके कोस्ट पर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर रेड कलर जो है वो दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर जो कृष्णा रिवर है उसके बारे में बताया गया है। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें सेकेंड लार्जेस्ट रिवर के रूप में फ्लो होती है आफ्टर गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर जो है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो कल भी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो भी पार्टीज हैं, जो भी अपने प्रोमिसेस करती हैं पोल में, जो भी पोल होते हैं उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस करती हैं उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसेस करती है कि हम ये पूरा करेंगे, हम ये पूरा करेंगे, ये स्कीम लेकर के आएंगे, इतने लोगों को जॉब देंगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जो भी हमारी नेशनल पार्टी है, जो भी हमारी स्टेट पार्टीज़ हैं, उनको एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया कि आपका जो भी रिव्यू है, हम चाहते हैं कि जो भी आप पोल प्रोमिसेस करो उनका आप एस्टिमेशन लगा करके हमें दो कि इतना खर्च जो है वो आपके इस स्कीम में होगा जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो इससे क्या होगा, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो भी फाइनेंशियल लेवल पर जो भी बर्डन क्रिएट होने वाला है उन सभी को क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, उन सभी को ओवरव्यू किया जा सकता है। ओके,
और उन सभी को ओवरव्यू करने के बाद में एक एस्टिमेशन लगाया जा सकता है कि अच्छा इतना ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा होने वाला है। तो इसको लेकर के एक तो देखो क्लियरिटी रहेगी, जो भी प्रोमिसेस किए जाते हैं उनको लेकर के क्लियरिटी भी आएगी। यहाँ पर आप सभी को पता है कि फ्री वाइज एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है बहुत सारी पॉपुलेशन को, लेकिन रियलिटी बेसिस पर जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में फ्री बाइज एक बड़ा इशू है, उन सभी को टैकल करने के लिए कोशिश की जा रही है और इस यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से एक बेसिक जो एक क्राइटेरिया है वो डिसाइड करने की कोशिश की है ताकि इस इशू को सॉल्व किया जा सके। तो ये जो भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो भी एक तरीके से इम्प्लीकेशन जो देखने को मिला, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में ये क्लियर किया था 2013 में, वहाँ पर भी ये गाइडलाइंस देने की कोशिश की थी कि जो भी इलेक्टोरल प्रोमिसेस किए जाते हैं पार्टीज के द्वारा, उनमें जो भी कंज्यूमर गुड्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उन सभी को एक लेकर के एक क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। ओके, तो इन सारी गाइडलाइंस को ही यहाँ पर फॉलो करवाने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे और ग्राउंड लेवल पर जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उन सभी को सोल्व करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर सेक्शन 135 के अंडर ये डिसीजन लिया गया था कि जो भी हमारे इंडिया में जो भी मेन या जो कुछ क्राइटेरिया इसमें डिसीजन लिया गया था कि जो भी कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट जो है वो इतना है, तो वो अपने प्रॉफिट में से 2% जो है वो सोसाइटी के अपग्रेडेशन के लिए खर्च करेंगी। तो यहाँ पर कुछ डाटा है कि देखो CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडिया में 2014-15 के टाइम में अगर हम देखें तो 10,065 करोड़ रुपए जो है उसमेमें आए थे। उसके बाद में 2020-21 में ये जो डाटा है, ये जो मनी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है 24,865 करोड़। ओके, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा डाटा नहीं है कि ये जो मनी है वो इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी, कौन सी कंपनीज के द्वारा ये खर्च किया जा रहा है, एक क्लेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2,926 कंपनी जो है 2020-21 में इन्होंने जीरो स्पेंड किया है CSR पर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, जबकि companies spending less than the prescribed limit of 2% rose from, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कुछ कंपनीज ने बिल्कुल खर्च नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 2% से कम यहाँ पर खर्च किया है, उनकी संख्या जो है उन कंपनीज की वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। ओके, और दूसरा अगर हम बात करें तो वो कंपनीज जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पार्टिसिपेट करती थी उनकी संख्या जो है वो कम हुई है, मनी जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनीज का जो इंक्लूजन है वो कम देखने को मिला है। इसके बेसिस पर ही ये कन्फ्यूजन है कि कंपनी जो है वो हमारे इंडिया की खर्च कर रही है या फॉरेन कंपनी जो है वो इसको लेकर के यहाँ पर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फोकस कर रही है। अब इसको लेकर के कुछ इशू है, ये जो CSR जो 2% का जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया था इसको लेकर के कुछ इशू है। देखो सेक्शन 135 का सब क्लोज 5 जो है वो ये बोलता है कि कंपनी जो है वो अपने लोकल एरियाज के ऊपर फोकस करे, मतलब जहां पर कंपनी ऑपरेट हो रही है। तो इसी के बेसिस पर ये देखा गया कि अशोका यूनिवर्सिटी का जो एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला गया कि जो 54% CSR जो है वो खर्च किया जाता है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात के ऊपर, जबकि मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पर, लेकिन खर्च कहाँ पर होता है, इन सारे स्टेट्स में। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इस कमेटी ने ये ऑब्जर्व किया कि देखो लोकल एरिया का मतलब ये नहीं है कि एक बैलेंस आपको बना करके चलना चाहिए कि जहाँ पर आप ऑपरेट हो रहे हो वहाँ पर भी आप खर्च करो और अदर एरिया में भी
फोकस करो। तो यहाँ पर ये इशू है, इसके ऊपर फोकस किया जा सकता है कि अदर एरिया जो है उनके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाए। दूसरा अगर बात करें तो 2014 से 2018 के बीच में जो CSR स्पेंडिंग हुआ उसमें एजुकेशन पे 37%, हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है उसके ऊपर 29% जो है खर्च किया गया। मतलब कंपनी जो है वो ज़्यादातर इनके ऊपर खर्चा कर रही है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि एनवायरनमेंट जो इशू है उसके ऊपर सिर्फ 9% जो है इन कंपनीज ने खर्चा किया है। तो जब भी कोई फैक्ट्री जो है, कोई कंपनी एस्टेब्लिश होती है तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? एनवायरनमेंट को देखने को मिलता है। तो एनवायरनमेंट को अपग्रेड करने के लिए भी जो कंपनीज हैं वो फोकस करें और टाइम के साथ में एनवायरनमेंट को लेकर के जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो इशू हैं वो एनवायरनमेंट लेवल पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि CSR को लेकर के जो क्लैरिफिकेशन है, एक इम्पोर्टेंट जो है वो डाटा फिक्स किया गया था 2013 में, लेकिन इसको एक क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं है। तो इसकी एक ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए जिसके बेसिस पर पता चल सके कि जो CSR है वो कहाँ पर खर्च किया जा रहा है, किस एरिया में फोकस किया जा रहा है और कौन कौन से पॉइंट्स के लिए कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हर स्टेट जो है वो अपने अपने लेवल पर जो भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जो है वो तैयार करे और उन सभी को CSR में उनकी कितनी फंडिंग रही, इन सभी को पता लगाने की यहाँ पर कोशिश करे। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि देखो CSR ग्रुप जो है, CSR जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बेसिस पर हमारे इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ग्रोथ रेट जो है या फिर अदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम है कंपैरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट। तो इनको लेकर के फोकस करते हुए एक अलग स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि इन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाए और इनको अपग्रेड करके जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लेवल पर एस्टेब्लिश किया जा सके। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो जो भी इशू है ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है इसमें, दूसरा गवर्नमेंट का जो सांसद आदर्श ग्राम प्रोग्राम जो है इसमें फोकस किया जा सकता है इस CSR ग्रुप के तहत। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो भी CSR जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो भी प्रोग्राम है उन सभी में गवर्नमेंट जो है वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही, साथ ही साथ जो है वो कम्युनिटी का भी इंक्लूजन होना चाहिए। कम्युनिटी जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी अपने इसमें इंक्लूजन शो करें। 2018 में एक हाई लेवल कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि करंट CSR फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग रेजिम। प्रेजेंट टाइम में CSR जिस तरीके से काम कर रहा है तो हमें ज़रूरत है कि हम फोकस करें इसके ऊपर कि जिस तरीके से काम कर रहा है, मतलब इसकी जो एक तरीके से ओवरव्यू टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए CSR जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका, और इवेल्युएट किया जाना चाहिए कि ये जो जिन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमने CSR को लाने की कोशिश की थी, क्या हम उसको फोकस कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था CSR को लेकर के कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखिए पेज नंबर 14 पर। तो यहाँ पर इंडिया और UK जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के अपना जो डिस्कशन है उसके ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। जल्दी इसके ऊपर एक रिजल्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि इंडिया और UK जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं उनका एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे के लेवल पर देखने को मिलता है। तो इन सभी सारे इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है इस तरीके से अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, अभी आप सभी को पता है कि UAPA एक्ट के अंडर जो PFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको यहाँ पर बैन किया गया है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं, उन जज को यहाँ पर जस्टिस दिनेश शर्मा जो है उनको UAPA ट्राइब्यूनल जो है उसका हेड बनाया गया है कि PFI को जो बैन किया गया है उसको यहाँ पर एक तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की जाए और उसको रेगुलेट करते हुए ये जो है कोशिश है इसके ऊपर फोकस किया जाए कि जो भी PFI को बैन किया गया है वो वैलिड है या नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें सुप्रीम कोर्ट में
जो भी JNK जम्मू एंड कश्मीर में जो डिलिमिटेशन देखने को मिला उसको एक तरीके से रेगुलेट करने की या उसको टारगेट करते हुए पिटीशन डाली गई थी कि जब सब कंप्लीट कंट्री में 2026 में डिलिमिटेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर में जो है वो डिलिमिटेशन जो है वो पहले क्यों किया गया, इसी को लेकर के यहाँ पर पिटीशन डाली गई। तो देखो इसका इशू ये था कि 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन करके उसको यूटी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया, तो उससे पहले वहाँ पर जो है वो MP के लिए जो सीट है उनको तो सेंट्रल लेवल पर गवर्न किया जाता था, लेकिन जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट थी उनको वहाँ पर गवर्न किया जाता था किसके लेवल पर, वहाँ का एक एक्ट था 1957 एक्ट, उसके बेसिस पर उनको गवर्न किया जाता था। जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम थी, उनकी जो सीट्स हैं उनको रेगुलर करने के लिए और जो पॉपुलेशन है उनके बेसिस पर सभी जो एरिया है उनको इक्वली ट्रीट करने के लिए ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है लाया गया। आप सभी को पता है रंजना देसाई जो है वो इनकी हेड थी। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का जो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इसमें इन्वॉल्व, साथ ही साथ 5 MP जो है वो उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था। डिलिमिटेशन कमीशन की अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 जो है वो एक तरीके से सेंट्रल लेवल पर जो भी डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी गवर्निंग पावर देता है, और आर्टिकल 170 जो है इसके अंडर स्टेट्स में भी जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर देता है। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलाउ करती है, डिलिमिटेशन कमीशन को बनाती है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिलिमिटेशन कमीशन के जो भी रिजल्ट होते हैं उनको आप एक तरीके से जुडिशरी में ले जा करके, मतलब कोर्ट में ले जा करके आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। मतलब इन्होंने जो रिजल्ट दिया है वो एप्लीकेबल होते हैं, उनके रिजल्ट्स को आप जाकर ले जा करके क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि ये आप जो है ये आपने क्यों कर दिया, ये आप सारी चीज़ें जो हैं इनको दोबारा से रिवील करो, उसमें फिर जो करके डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो आपको आंसर दे, तो ऐसा नहीं है। ओके, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। अगर हम बात करें तो डिलिमिटेशन कमीशन की टाइम टू टाइम ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है उनको इक्वली रिप्रेजेंटेशन हर पॉपुलेशन को मिल सके, इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन लाया जाता है हर सेंसस के बाद में, और 1951 से 1971 तक ये लाया गया। उसके बाद में 1981, 1991 ये जो पॉपुलेशन है इसके बाद में नहीं लाया गया, क्योंकि इसको फिक्स कर दिया गया और ये डिसीजन लिया गया था पहले कि 2001 की पॉपुलेशन के बाद में इसको दोबारा से किया जाएगा, फिर 2001 की पॉपुलेशन के बाद में इसको 2026 तक रेगुलेट कर दिया गया। क्योंकि क्या हो रहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इक्वली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए देखा जा रहा था कि वहाँ पर कि जो वहाँ स्टेट की जो MP सेंट्रल लेवल की जो सीट है वो टाइम के साथ में इंक्रीज होती जा रही है। अदर स्टेट जो है वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ का जो है वो क्या है, उन स्टेट के पॉपुलेशन कम है तो वहाँ की सीट कम होती जा रही है कंपैरिजन टू बिहार यूपी। तो इस तरीके से डोमिनेशन देखने को मिलेगा बिहार और यूपी का, और फोकस किया जाएगा उन्हीं के ऊपर। तो जो भी ये प्रॉब्लमेटिक इशू है उन्हीं के बेसिस पर ये फोकस किया गया कि एक टाइम के बाद में ही पॉपुलेशन बेसिस पर ये जो सीट्स हैं उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 16 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है तो देखो हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन सभी ने मिलकर के डिस्कशन किया है कि कोल का जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, तो बायोमास को इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि जो एमिशन है वो भी कम हो, और कोल के बराबर ही जो बायोमास है उसकी भी जो पावर है वो सेम है, तो उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। और फोकस करके जो है वो बायोमास के थ्रू जो है वो कोल को रिप्लेस करने की कोशिश की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट फॉरेन पेज पर जो है बुर्किना फासो में पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट लीडर जो है वो बुर्किना फासो को मिला है। बुर्किना फासो में 34 ईयर का जो, यहाँ देखिए एक सेकेंड, तो देखो बुर्किना फासो के न्यू जुंटा चीफ जो हैं वो वर्ल्ड के यंगेस्ट लीडर जो हैं वो यहाँ पर बने हैं इब्राहिम तौरी। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इब्राहिम तौरी ये जो नेम है वो क्यों न्यूज़ में रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि बुर्किना फासो के वो नए हेड बने हैं, नए यंगेस्ट लीडर के रूप में सामने आए हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।